चलो आज हो गया हमारा 23 दिसंबर ना। तो आज का पहला टॉपिक देखो, इंडिया न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड से रिगार्डिंग न्यूज़ आया है। अभी इंडिया और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ठीक, तो पहले तो हम ये समझ लेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। उससे पहले एक छोटा सा एक्सेप्शन याद रखना कि इंडिया और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन तो कर लिया है, लेकिन इंडिया ने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध वाला जो प्रोडक्ट है, दूध, घी, मक्खन, ये सब वाला जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, पनीर, ये सब प्रोडक्ट्स को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एम्बिट में नहीं रखा है। ठीक, तो न्यूज़ तो इतना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और न्यूजीलैंड साइन कर लिए हैं और इंडिया ने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं रखा है। ठीक, अब पहले समझ लेते हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सीधा दो देशों के बीच या एक देश और अलग अलग देशों के ग्रुप्स के बीच या एक रीजनल ग्रुप्स के बीच किया जा सकता है। जैसे आसियान कंट्रीज़ कर ले, सार्क कर ले, बिम्स्टेक कर ले, G20 कर ले, अलग अलग ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। या फिर दो देशों के बीच में, जैसे इंडिया न्यूजीलैंड अभी कर रहे हैं, इंडिया का इथोपिया के साथ हुआ था। तो अलग अलग कंट्रीज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते रहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में इंडिया और न्यूजीलैंड ने साइन कर लिया है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से ये होता है कि ट्रेड बैरियर्स हट जाते हैं। मेरा सामान तुम्हारे देश में ड्यूटी फ्री जाएगा, उस पर कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, कोई ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी तुम नहीं लगाओगे, और तुम्हारा सामान मेरे देश में आएगा, हम ज़्यादा कोई इम्पोर्ट ड्यूटी ये सब नहीं लगाएंगे। तो हम दोनों का सामान आसानी से बिकेगा। देखो, हम अगर सामान तुम्हारे देश में भेजें, तुम अगर उस पर ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओगे तो तुम्हारे लोकल जो लोग हैं, डोमेस्टिक लोग हैं, उनको वो सामान मेरा भेजा हुआ महंगा मिलेगा, क्योंकि तुमने उस पर इम्पोर्ट टैक्स भी लगा दिया। तो वो टैक्स तो उन लोगों को देना होगा ना, तो उन लोगों के लिए मेरा भेजा हुआ सामान महंगा हो गया ना, तो अब वो खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन वही देश अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, तब वो इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगाता है मेरे भेजे हुए प्रोडक्ट पे, तो वहाँ के लोगों को मेरा भेजा हुआ प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, तो वो खरीदेंगे। तो इससे ट्रेड प्रमोट होता है। उसी तरीके से तुम मेरे देश में कुछ भेजो तो हम इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगाएंगे, तो तुम्हारा सामान मेरे देश में सस्ता बिकेगा, तो मेरे लोग तुम्हारा सामान खरीदेंगे। तो सिंपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है ताकि ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया जा सके। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, तो इसका बेनिफिट्स देखो, इंडिया को मार्केट एक्सेस मिलेगा। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा अलग अलग कंट्री के साथ, तो हमको अलग अलग देशों में मार्केट एक्सेस मिलेगा कि नहीं, हम उनके मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा उनके मार्केट में। तो इंडिया के पास एसेसिबिलिटी ऑफ मार्केट आ जाएगी, मार्केट पकड़ा जाएगा। हम कहते हैं ना कि कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो यार मार्केट पकड़ना होगा, तो वही इंडिया मार्केट एक्सेस कर लेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, अलग अलग इन्वेस्टमेंट आएंगे हमारे कंट्री में, क्योंकि हमने ट्रेड बैरियर्स को हल्का कर रखा है। तो अलग अलग देश आकर इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में कि नहीं नहीं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा टैक्स इंडिया नहीं लगा रहा है इम्पोर्ट पे, ट्रेड पे, इसलिए इंडिया में चलो इन्वेस्टमेंट करने। तो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आएगा इंडिया में। कंज्यूमर का बेनिफिट होगा ही बिल्कुल। हम तुमको बताए ना कि तुम अगर इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगाओगे तो तुम्हारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनको मेरा सामान सस्ता मिलेगा। तो कंज्यूमर को अगर सामान सस्ता मिलेगा तो कंज्यूमर का बेनिफिट हुआ कि नहीं, तो कंज्यूमर के बेनिफिट्स होंगे। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल डोमेन में अलग अलग कंट्रीज़ के साथ compete करने लगेगा कि इंडिया भी एक प्लेयर है, तो कंपटीशन इन्हेंस होगा। और इंडिया को हम इंटीग्रेट कर लेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन में, बड़े बड़े मार्केट वाला जो सप्लाई चेन है उसमें इंडिया इंटीग्रेट हो जाएगा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंटिन्यूअसली हम साइन करते रहे तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। ये बेनिफिट्स इंडिया को भी मिलेंगे, या जो भी देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा उन सबको ये बेनिफिट मिलेंगे। ये इन जनरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं, हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस होता है उसको हमको बैलेंस करना होगा। हम जानते हैं ना कि इंडिया अभी भी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है, हम ज़्यादा चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, इसीलिए हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। और मान लो अगर हम इम्पोर्ट पे ही डिपेंडेंट हैं
हमारा ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते चले जाए तो सारा देश अपना सस्ता सामान यहाँ इंडिया में बेचते जाएगा, हम तो कुछ बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर ही नहीं पा रहे हैं, तो नुकसान हमारा हो जाएगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पहला चैलेंज, ट्रेड इम्बैलेंस अगर होता है तो ये चैलेंज है, हमको बैलेंस करना होगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को, कि जितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उतना तो एक्सपोर्ट करें, ये बैलेंस करना होगा, तभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ़ायदेमंद होगा दोनों के लिए। ठीक। दूसरा, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। देखो नॉर्मल जो इंपोर्ट टैक्स, टैरिफ, ये सब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जैसे कि तुमको हम दिखा रहे हैं एक नॉन टैरिफ बैरियर्स, यहाँ लिखा है, ये देखो, फाइटो सैनिटरी ग्राउंड्स। ये क्या है? मान लो हम सामान ना तुम्हारे देश में भेज दिए, मेरे यहाँ से 1 किलो प्याज तुम्हारे देश में चला गया, अब प्याज पे तुमने कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाया क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, तुमने नहीं लगाया, लेकिन तुमने फिर भी मेरा प्याज रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे प्याज में ना हो सकता है कुछ कीड़े लगे हों, हो सकता है मेरे प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, या हो सकता है मैंने जो तुम्हें चावल भेजा हो वो ख़राब चावल हो, तो उसी को हम बोलते हैं फाइटो सैनिटरी ग्राउंड्स। एग्रीकल्चर के नोट्स में डाला है, एग्रीकल्चर का ऑडियो डालेंगे, कंप्लीट हो जाएगा वो, कि फाइटो सैनिटरी ग्राउंड्स होता क्या है। वैसे अभी ही तुमको हम कंप्लीट बता दिए कि व्हाट इज़ फाइटो सैनिटरी ग्राउंड्स। जब हाइजीन को लेकर, ब्रांडिंग को लेकर, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं ना, तो उसको हम नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। तो इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, फिर से मेडिसिन प्रोडक्ट हो गया, ये रिजेक्ट होता है ग्लोबल लेवल पे कि ये प्रोडक्ट मेरे देश के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम आपका ये एक्सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, अलग अलग रेगुलेटरी हर्डल्स आ जाते हैं, ये भी एक चैलेंज है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट और चैलेंज थे। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन किया है? इंडिया और न्यूजीलैंड ने किया है। तो इंडिया और न्यूजीलैंड का रिश्ता भी तो देखना होगा। तो इंडिया और न्यूजीलैंड का रिश्ता अच्छा है। ट्रेड के मामले में देखो तो दोनों देश सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, दोनों देश का ट्रेड कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। अब तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिए हैं। एजुकेशन को लेकर देखो तो 20,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी एक कॉपरेशन का हिस्सा है। डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब हमारी कितनी पॉपुलेशन बाहर रह रही है, उसको हम डायस्पोरा कहते हैं। मान लो तुम्हारे देश में मेरा 50 लोग रह रहा है ना, तो वो 50 लोग जो तुम्हारे देश में मेरे कंट्री का रह रहा है वो मेरा डायस्पोरा हुआ। ठीक। तो 2.5 लाख इंडियंस, 2.5 लाख से ज़्यादा इंडियंस न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो रिच इंडियन डायस्पोरा है न्यूजीलैंड में। फिर से दोनों देश स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स भी हैं, वो लोग अलग अलग मामले में कॉपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म पे कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, और भी तुम लिखना, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर रहे हैं, हर एक जगह पे वो लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कॉपरेशन कर रहे हैं। कौन लोग? इंडिया और न्यूजीलैंड। ठीक। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी दोनों देशों का रिश्ता अच्छा है। न्यूजीलैंड हमको डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई करता है, एप्पल्स सप्लाई करता है। अब एक सेकंड यहाँ रुक जाना। न्यूजीलैंड हमको यहाँ क्या सप्लाई कर रहा है? डेयरी प्रोडक्ट्स ना, इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे अलाउ नहीं किया है डेयरी प्रोडक्ट्स, कि भैया डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अगर हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में रख देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी हम अगर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो हमारे इंडिया में जो दूध गाय का बन रहा है, घी मक्खन बन रहा है, हम वाइट रिवॉल्यूशन किए, वर्गीस कुरीन, अमूल को लेकर आ गए, ये इंडिया का दूध कौन खरीदेगा? नहीं खरीद पाएगा ना, क्योंकि न्यूजीलैंड को अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दूध वाला, डेयरी प्रोडक्ट्स वाला भी रख लेते तो उसका तो दूध दही भी हमारे इंडिया में सस्ता बिकने लगता। तो जो हमारे इंडियन कंज्यूमर हैं वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स छोड़कर न्यूजीलैंड का दूध खरीदने लगते। इसीलिए इंडिया ने इस डेयरी प्रोडक्ट को इसमें शामिल नहीं किया है कि भैया डेयरी प्रोडक्ट हम शामिल कर देंगे तो जो हमारे किसान हैं, हमारे फार्मर्स हैं, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं रखा गया है, क्योंकि न्यूजीलैंड हमको डेयरी प्रोडक्ट्स भेजता है, तो भेजने को तो वो अभी भी भेजेगा, लेकिन हम उस पर इम्पोर्ट टैक्स लगाएंगे, और इम्पोर्ट टैक्स लगाएंगे तो उनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो महंगा होगा इंडियन मार्केट में, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वही सस्ता होगा, तो लोग हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदेंगे। सिंपल सी चीज़। इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया नहीं रखा है। क्लियर? अब ये तो दोनों देशों के बीच कॉपरेशन बताए। अब चैलेंजेस क्या क्या है दोनों देशों के बीच? तो न्यूजीलैंड जो है ना वो वेस्टर्न वर्ल्ड से अलाइंड है, अमेरिका से
जुड़ा रहने वाला देश है। न्यूजीलैंड का अलाइनमेंट जो है ना वो वेस्ट के कंट्रीज़ से है और वेस्ट के कंट्रीज़ के साथ हमारी अभी बन नहीं रही है, तो ये एक चैलेंज है। दूसरा वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, देखो ये इतना स्टूडेंट्स इतना डायस्पोरा न्यूजीलैंड में रह रहा है, लेकिन अभी भी वीज़ा को लेकर बड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है न्यूजीलैंड में, आसानी से वीज़ा मिलते नहीं है, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ये एक चैलेंज है। और ट्रेड बैरियर्स, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन कर लिया, लेकिन जो नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं उसका क्या करेंगे? फाइटो सैनिटरी ग्राउंड्स पे जो एक्सपोर्ट इंडिया का रिजेक्ट हो जा रहा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे रिजेक्ट हो जा रहा है, ये भी एक चैलेंज है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? चैलेंजेस तो बताए, अब सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन यही होगा कि बाइलैटरल इंगेजमेंट दोनों देशों के बीच हमको इंक्रीज करना होगा। कॉन्स्टिट्यूट करो बाइलैटरल इंगेजमेंट को, न्यूजीलैंड और इंडिया आपस में हमेशा बाइलैटरल बातचीत करते रहे, एंगेज करते रहे। ट्रेड बैरियर का मैनेजमेंट करो, जैसे कि हमने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, इसमें नॉन ट्रेड बैरियर्स को भी अकाउंट में रखो। फाइटोसैनिटरी ग्राउंड्स को हम कैसे एड्रेस करेंगे उसको भी देखो। इंडिया अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखे, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से बड़ा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और जो ट्रैवल रेगुलेशंस न्यूजीलैंड लगा रहा है, इस ट्रैवल रेगुलेशंस को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ताकि ये जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के केसेस आते हैं ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ठीक, दैट्स इट। पहला टॉपिक था ये हमारा। टॉपिक क्या था? इंडिया न्यूजीलैंड के रिश्ते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक टॉपिक बन जाएगा यूपीएससी में। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या है, देख लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक बन जाता है इंडिया न्यूजीलैंड के रिश्ते। तो रिश्ते पॉजिटिव वे में क्या क्या सेक्टर में है वो देख लिए, इस रिश्ते में चैलेंजेस, समस्या क्या क्या है वो देख लिए, और उसका समाधान, सॉल्यूशन क्या होगा वो देख लिए। इससे बाहर यूपीएससी क्या पूछेगा इंडिया न्यूजीलैंड और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर, यही पूछेगा। ठीक, चलो दूसरा टॉपिक पे आ जाओ। छोटा सा टॉपिक है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम सब जानते हैं, इसको शॉर्ट में FSSAI भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको फसाई भी बोलते हैं। ठीक, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन से मंत्रालय के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2006 के टाइम पे। और किस एक्ट से बना था? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है हमारे पास 2006 का, उसी एक्ट से ये फूड स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी। तो FSSAI कौन सी बॉडी हुई? स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, क्योंकि स्टैट्यूट का मतलब ही होता है लॉ, और जब कोई बॉडी लॉ से बनेगी तो उस बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस एक्ट से बनी है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट से बनी है। तो ये एक्ट लॉ हुआ ना, तो लॉ से बनी है ना FSSAI। तो FSSAI कौन सी बॉडी हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, क्योंकि ये लॉ से बनी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के। ठीक, अब इसका मैंडेट क्या क्या है, ये काम क्या क्या करती है? तो ये काम करती है एक लेज डाउन साइंटिफिक बेस्ड स्टैंडर्ड्स, ये अलग अलग साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स डालती है ताकि फूड की सेफ्टी, हाइजीन मेंटेन रहे। फूड मैन्युफैक्चरिंग को ये रेगुलेट करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इंश्योर करता है कि फूड का स्टोरेज, सेल और इंपोर्ट बिल्कुल सेफ हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, हाइजीन अच्छी हो, उसमें कोई समस्या ना हो। तो ये सब वो चेक करते रहता है। सीधी सी बात, फूड सेफ्टी से ये बात करता है। ठीक, फूड सिक्योरिटी नहीं, फूड सिक्योरिटी तो अलग चीज़ हो गया कि सबको खाना मिले, ये फूड सेफ्टी की बात कर रहा है कि फूड में कुछ मिलावट ना हो, फूड में कुछ गंदगी ना हो, कोई सामान बेचने वाला फूड में कुछ प्रॉफिट के लिए मिला कर ना बेच रहा हो, जिसको हम एक टॉपिक ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, फूड एडल्ट्रेशन, जिसमें फूड में मिक्सिंग कर दी जाती है। आंसर राइटिंग भी जून जुलाई में तुमसे करवाए हुए हैं। ठीक, तो ये मैंडेट हो गया हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अब एक इनिशिएटिव चलाती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी इनिशिएटिव चलाती है? ईट राइट मिशन। ईट राइट इंडिया भी उसको हम बोलते हैं, ईट राइट मिशन भी बोलते हैं, कि इंडिया सही खाना खाए, शुद्ध खाना खाए, स्वच्छ खाना खाए, कोई पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूटेड फूड, एडल्ट्रेटेड फूड ना खाए इंडियन सिटीजन। इसके लिए एक मिशन चलाती है, ईट राइट मिशन। कौन चलाती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये छोटा सा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक पे आ जाओ, चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज एक बड़ी समस्या बनी हुई है, ऑल्दो चाइल्ड मैरिज इंडिया में कम हो चुका है, लेकिन अभी भी हो रहा है। ठीक, तो इंडिया में एक लॉ है,
प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का लिए एक्ट है जो कि प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिज को फीमेल के लिए बिफोर एज 18 और मेल के लिए बिफोर एज 21। इससे पहले शादी करा दी गई तो चाइल्ड मैरिज का केस लग जाएगा और 2 साल तक की सज़ा, 1 लाख तक का फाइन, ऐसे ऐसे पनिशमेंट्स हैं इसमें। ठीक, अब ग्लोबल कन्वेंशन की बात करें, ग्लोबल कन्वेंशन जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का है ना, तो ग्लोबल कन्वेंशन की हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पे किसी भी बच्चे को 18 साल के कम की उम्र के किसी भी बच्चे को चाइल्ड ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। एनी ह्यूमन, देखो ह्यूमन लिखा है, बिलो 18 इज चाइल्ड, 18 साल से बिलो का कोई भी बच्चा हो, मेल हो फीमेल हो, वो चाइल्ड कहलाएगा एज पर ग्लोबल कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। ग्लोबल कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के अकॉर्डिंग कोई भी 18 साल से कम का बच्चा चाइल्ड कहलाएगा। लेकिन इंडिया में जब चाइल्ड मैरिज की बात आती है तो मेल के लिए हम 21 लेके चलते हैं, फीमेल के लिए 18 लेकर चलते हैं। इसमें भी डिबेट कभी कभी आते रहता है पेपर में, हम किए हुए हैं डिस्कस, आगे फिर आएगा, कर लेंगे कि अलग अलग एज क्यों रखी गई है। ठीक, कुछ नहीं, पैट्रियार्की एक कारण है, पैट्रियार्की सोसाइटी, अभी आगे देख लेंगे। अब देखो एक डाटा है, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, ये फैमिली हेल्थ सर्वे ये बताता है कि चाइल्ड मैरिज जो है ना डिक्लाइन हुआ है, ड्रॉप हुआ है। 47.4% से वो कम हो गया है। अब कितना हो गया है? 26.8% हुआ 2015-16 में, और वापस से कम हुआ तो 2019-21 में ये 23.3% पे है चाइल्ड मैरिज के केसेस। तो अभी भी 23.3% कम थोड़ी है भाई, ज़्यादा है ना, तो इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत है। तुमको हम बताएं, आज से 15 साल 20 साल बाद ये चाइल्ड मैरिज कास्ट सिस्टम कुछ नहीं रहेगा। ये जो जनरेशन बैठी है ना, अभी जो हमारी जनरेशन जो 40 से 60 साल के एज में है, मतलब हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है ना, जैसे ये सरपास करेंगे समाज से, ये सारी 2 कुरीतियाँ तो पक्की चली जाएगी, चाइल्ड मैरिज चला जाएगा और कास्ट इशू चला जाएगा। गारंटी 20 साल बाद कुछ हो चाहे ना हो, जाति और ये चाइल्ड मैरिज ये चला जाएगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन जा रही है और आज की पॉपुलेशन है, उनको इन सब से लेना देना है नहीं। अब चाइल्ड मैरिज का केसेस देखो तो वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, ये 3 जगह पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस आते हैं। तो ये तो डाटा बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 जगह से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब रीजन में भी बहुत चाइल्ड मैरिज के केसेस हैं, लेकिन डाटा बाहर नहीं आता है। ठीक, अब रीज़न देख लो चाइल्ड मैरिज हो क्यों जाता है, तो गरीबी के कारण, फिर से एजुकेशन ना होने के कारण, कोई समझदारी नहीं है, बच्चों का विवाह करवाती है। पैट्रियार्की सोसाइटी, पितृसत्ता सोसाइटी जो है, आज भी फीमेल्स को बोझ माना जाता है कि बच्चे, गर्ल्स चाइल्ड पैदा हो गई है तो इसको किसी तरीके से शादी करके इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो। तो हम बोले ना कि ये अभी जो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में लोग घूम रहे हैं ना इस दुनिया में, जैसे ही ये जनरेशन सरपास करेंगे, क्योंकि डेमोग्राफी तो चेंज होगी, कोई अमर होके यहाँ थोड़ी आया है, तो जैसे ये 40 से 60 साल वाले एज वाले लोग जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं ना, ये जैसे सरपास करेंगे, ये पैट्रियार्की भी खत्म होगी, ये कास्ट सिस्टम भी खत्म होगा, ये चाइल्ड मैरिज भी खत्म होगा। क्योंकि हम और तुम नहीं मान रहे हैं, ना चाइल्ड मैरिज को मान रहे हैं, ना कास्ट को मान रहे हैं, और ना ये पैट्रियार्की को मान रहे हैं। ठीक, ऑल्दो खत्म हो गई है, लेकिन कुछ ऑर्थोडॉक्सी इसी पॉपुलेशन में बची हुई है, तो वो जैसे पॉपुलेशन खत्म होगी कहानी खत्म हो जाएगा। चौथा रीज़न देखो तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर्स है। कुछ जाति में, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स में लोगों का ये मानना है कि 18 साल से पहले अगर बच्चों की शादी करा देंगे ना, इन जनरल मतलब उनके प्यूबर्टी से पहले उनकी शादी करा दी जाए ना, तो ये बड़ा पवित्र होगा उनके लिए। मतलब समाज की कुरीतियाँ हैं, और उन कुरीतियों को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग बहाने लोग देते हैं और कुछ नहीं। तो ये कुछ कारण है जो चाइल्ड मैरिज के होते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट है। हेल्थ रिस्क आ जाता है। बच्चों का 18 साल 19 साल में अगर शादी करा दिया जाए, 15 साल 16 साल में शादी करा दिया जाए, तो वो 1-2 साल में प्रेग्नेंट होंगी। कहाँ से? मतलब वो खुद अभी एडोलसेंस के एज में है। एक बच्चे का वो हेल्थ संभालना, जिससे फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के केसेस भी बढ़ते हैं, माँ की डेथ, बच्चों की डेथ हो जाना, मेंटल और साइकोलॉजिकल बर्डन। यार उस बच्ची का 15 16 17 18 19 साल की बच्ची का खुद बचपना नहीं गया है, वो एक बच्चे को कैसे संभालेगी? तो बड़ा ये मेंटल और साइकोलॉजिकल बर्डन होता है। उनका एजुकेशन ख़त्म हो जाता है। सही मामले में शादी की परफेक्ट एज है 25 के बाद 30 से पहले। अगर 25 से 26 27 28 के बीच मेल और फीमेल दोनों की शादी हो जाए तो डैट इज़ द परफेक्ट स्टेज, बायोलॉजिकली भी, डेमोग्राफिकली भी, और जो इंडिया की पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी। 25 से 28 के बीच अगर मेल और फीमेल दोनों की शादी हो जाए तो दैट्स द परफेक्ट थिंग। 25 साल के पहले भी शादी कराना
ब्लंडर हो जाता है। यार तुम देखो अभी 21, 22, 23 साल के तुम लोग हो जो ये करंट अफेयर कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बचपना नहीं है क्या? तुम देखो तुम्हारे अंदर बचपना है कि नहीं? 25 साल के बाद ही वो मैच्योरिटी आती है। और लोग बहाने बनाते हैं कि हमारा ये एंशियंट प्रैक्टिस है। नहीं, तुम बेवकूफ़ लोग हो जो ये बहाने दे रहे हैं। एंशियंट प्रैक्टिस नहीं है। एंशियंट प्रैक्टिस हमारे आश्रम्स में डिवाइडेड थे 1 से 25 साल तक, मतलब 0 से 25 साल तक वो हमारा संन्यास, ये सॉरी संन्यास कह रहे हैं, वो कौन सा आश्रम होता है, पढ़ाई लिखाई वाला आश्रम था, ब्रह्मचारी जिसको हम बोलते हैं, ब्रह्मचर्य, ध्यान में आ गया। हाँ, 0 से 25 साल के एज तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, जिसमें वो घर बार छोड़कर बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे गुरुकुल में जाकर। 25 से 50 जो एज आता था उसमें होता था गृहस्थ आश्रम, और 50 के बाद फिर संन्यास वन्यास वो लेते थे। ये ध्यान में आ रहा है? तो हमारी जो एंशियंट, सबसे डीपेस्ट एंशियंट फिलॉसफी है, उसने कभी चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा नहीं दिया है। ये करप्ट लोग आते गए, सोसाइटी अपग्रेड होती गई एंशियंट टाइम पे, और जोर दिए कि ये तो हमारी चाइल्ड मैरिज की प्रथा है। बिल्कुल नहीं है। राम जी के टाइम पे देखो ना, आश्रम सिस्टम था, 25 साल तक गुरुकुल में जाकर शिक्षा लो, 25 साल के बाद तुम्हारा गृहस्थ आश्रम शुरू होगा, तब विवाह होती थी, जिसको हम ब्रह्मचर्य टूटना बोलते हैं। तो हमारे एंशियंट ट्रेडिशंस नहीं थे ऐसे कुरीतियाँ भरी हुई, उनको मैनिपुलेट कर दिया है कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने। अब उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, ठीक? तो ये इम्पैक्ट इसके हैं चाइल्ड मैरिज के। बड़ा हेल्थ रिस्क भी आता है, मेंटल साइकोलॉजिकल बर्डन भी आता है, एजुकेशन लॉस भी आता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सोसाइटी को अवेयर करो, एजुकेशन प्रमोट करो, इकोनॉमिक सपोर्ट दो गरीब लोगों को, कम्युनिटी का एंगेजमेंट करवाओ, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन करवाओ कि भैया चाइल्ड मैरिज करना ठीक नहीं है, इसके अलग अलग समस्या आ जाते हैं। स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेट करो। और जो लॉ हैं, कौन से लॉ हैं? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये जो लॉ है इसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो। एक जुडिशियरी का केस भी है, ललिता कुमारी केस 2013 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि चाइल्ड मैरिज के लॉज का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तो तुम अपने आंसर में जुडिशियल बैकिंग भी दे देना। अब बताओ चाइल्ड मैरिज से यूपीएससी क्या पूछेगा? रिसेंट डाटा बता दिए, रीज़न बता दिए, कॉजेज़ क्या क्या है चाइल्ड मैरिज का, इसका इम्पैक्ट क्या आता है ये बता दिए, सॉल्यूशन बता दिए, जुडिशियल रिव्यू बता दिए, इंडिया में कौन सा लीगल प्रोविज़न है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये बता दिए। इससे ज़्यादा क्या पूछेगा वो चाइल्ड मैरिज पे? अच्छा, कुछ लोगों के आंसर हम अभी हम देख रहे हैं ना, वो इंट्रोडक्शन बड़ा बना रहे हैं। अगर चाइल्ड मैरिज का क्वेश्चन आया है ना, तो इंट्रोडक्शन हम क्या बनाएंगे पता है? एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, चाइल्ड मैरिज, the cases of child marriage dropped from 47.4% to 26.8%, and again it dropped from 23.3% in 2019-21। ये जो डाटा है ना, इस डाटा से इंट्रोडक्शन मात्र 2 ही लाइन का बनाएंगे, कहानी खत्म। इंट्रोडक्शन नेवर भी बल्कि, इसको कभी बल्कि मत बनाओ, 2 से 3 लाइन, 3 लाइन तो मैक्सिमम है। कोई हम डाटा से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हमारे पास करंट अफेयर का रेलेवेंस है तो उससे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, या कुछ नहीं है ना तो सिंपल उस टॉपिक को 2 लाइन में डिफाइन कर दो, डिफाइन करके आगे बढ़ो, अपना कंटेंट आगे के टॉपिक में डायमेंशंस पे लिखो। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कभी भी बड़ा नहीं बनाते हैं, दैट्स इट। ये आज का करंट अफेयर था। अब जरा एक बार का क्वेश्चन देखना, हम कुछ क्वेश्चन डाले हैं। What does a free trade agreement entail and why are they crucial for India? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इंडिया के लिए क्रूशियल क्यों है, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, और इस चैलेंजेस को कैसे ठीक किया जा सकता है? लिखा जाएगा, देखना जरा लिख के, ऊपर कराए हैं। फिर से इंडिया और न्यूजीलैंड के रिश्ते में चैलेंजेस क्या क्या है और क्या क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है इन रिश्ते को, इन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए डिस्कस किए हैं, देखना एक बार। और एक क्वेश्चन है कि ड्राइवर्स फॉर सोशल चेंज लाइक एजुकेशन, लीगल प्रोविजंस एंड इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस हैव स्टिल ए लॉट ऑफ कवर विथ रिस्पेक्ट टू एलिमिनेटिंग गर्ल चाइल्ड मैरिज, कमेंट। मतलब अलग अलग जो एजुकेशन, लीगल प्रोविजंस इंडिया में चल रहे हैं ना, इनको अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हैव स्टिल ए लॉट टू कवर, मतलब बहुत कुछ कवर करना होगा इनको, तब जाकर चाइल्ड मैरिज पूरी तरीके से एलिमिनेट होगा। इस बात को कमेंट करके साबित करो। तो देखो ना, डाटा ही कह रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, क्या कह रहा है कि ड्रॉप तो हुआ है लेकिन अभी भी 23.3% केसेस है। तो हम बोले ना कि है ना केसेस, इसको भी ख़त्म करना होगा ना, तो इसी को ख़त्म करने के लिए चैलेंजेस हैं अलग अलग, ठीक। तो वही ये कह रहा है कि जो ये जो इनिशिएटिव्स हम चला रहे हैं, एजुकेशनल इनिशिएटिव है, लीगल प्रोविज़न चला रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको बहुत कवर करना है। कवर कितना % करना है?
देखो 23.3% केसेस अभी भी आ रहे हैं चाइल्ड मैरिज के, तो इनको कवर करना है, इसी बात को तुमको साबित करना है। दैट्स इट। ये था हमारा आज का 3 क्वेश्चन। डाल दे रहे हैं वीडियो, क्वेश्चन डालो ग्रुप पे, फिर इवेलुएट करते हैं, आंसर राइटिंग डिस्कशन करते हैं। चलो टेक केयर। आज ना मुझे थोड़ा लेट हो गया, मैं सही बताऊं, अकेले सारा काम करना है, खाना वाना बनाना है, तो थोड़ा ठंड का असर हो गया। पता नहीं मेरा सुबह आज 6 बजे के करीब अलार्म नहीं बजा है कि मैं ही बहुत गहरे नींद में था, मुझे नहीं पता। जो भी इशू हो, आज मेरी ही नींद थोड़ी डिले खुली है, थोड़ा सर्दी वर्दी ठंड का भी असर है ना, तो थोड़ा ये डिले हो गया है। बाकी तुम देख ही रहे हो, रेगुलर तुम डाल ही देते हैं, आज थोड़ा सा डिले है तो मैनेज कर लेना। चलो टेक केयर।